हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेश और आप सब मेरे साथ जुड़े हैं सोशल अकेडमी से। आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक है अबाउट द सीनियर एडवोकेट्स। ये न्यूज़ 18 जुलाई 2023 को द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था। और ये यूपीएससी के लिए जुडिशरी जो पार्ट होता है इंडियन पॉलिटी में उसमें रिलेवेंट है, जो कि प्रीलिम्स और मेंस में पूछा जा सकता है। क्योंकि अब जितनी डेप्थ पे प्रीलिम्स और मेंस में यूपीएससी जा रहा है, स्पेशली इन प्रीलिम्स, तो इस क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इस टॉपिक को हम किस तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि ये न्यूज में क्यों है। देन हम समझेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है सीनियर एडवोकेट की। देन देयर आर लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू सीनियर एडवोकेट, उसके बारे में हम जानेंगे। देन केस लॉज रिलेटेड टू and what are the changes brought by the Supreme Court in the recent judgments or judgments or in the guidelines. Then इसके बाद समझेंगे कि क्या गाइडलाइंस है और फाइनली हम कंक्लूजन और वे आउट पे आएंगे। और फिर एक मीन्स का जो क्वेश्चन है उसे भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूज क्या थी। तो न्यूज ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट से रिलेटेड एक नई गाइडलाइन जारी करी है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि एक केस हुआ था 2018 में, उसको हम लेटर फेज समझेंगे। तो सिंपल याद रखना है इतना कि नई गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है। अब आते हैं हम डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन क्या होती है सीनियर एडवोकेट की, तो ये समझना जरूरी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सीनियर एडवोकेट की डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो आप बोलेंगे नहीं, ये है एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961 में। और फिर बात आती है कि सीनियर एडवोकेट होता कौन है। तो आप तो ये सोचेंगे कि कोई भी जनरल एडवोकेट होता है जिसकी एज बहुत हो गई वो सीनियर एडवोकेट हो गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सीनियर एडवोकेट वो एडवोकेट होता है जिसे कि सुप्रीम कोर्ट की कमिटी चुनती है और उसे लीगल एक्सपर्ट कहा जाता है इंडिया का, एंड ही इज अ कंट्रीब्यूटर टू द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। अब एक और कॉन्सेप्ट में आ गया रूल ऑफ लॉ। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि रूल ऑफ लॉ किसने दिया था, किसका प्रिंसिपल था रूल ऑफ लॉ का। तो ये हमने समझ लिया डेफिनेशन। सिंपल याद रखिएगा, सेकंड सेक्शन 16 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961 टॉक्स अबाउट द सीनियर एडवोकेट। अब आते हैं हम लीगल प्रोविजंस पे। तो इससे रिलेटेड लीगल प्रोविजंस यही है, सेक्शन 16 क्लॉज 2 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961 एंड देन रूल 2A ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1966। ये जो लीगल प्रोविजंस है वो सीनियर एडवोकेट के बारे में बात करते हैं। अब जो सीनियर एडवोकेट होता है उसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है। तो सीजेआई और अदर जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो डिसाइड करते हैं अबाउट द सीनियर एडवोकेट। एंड क्राइटेरिया होता है कि वो एक एक्सेप्शनल लीगल एक्सपर्टीज होनी चाहिए उसके पास। और साथ साथ जब सुप्रीम कोर्ट किसी को सीनियर एडवोकेट अपॉइंट कर रहा है तो उसका कंसेंट लेना उससे पहले जरूरी है। ऐसा नहीं कि किसी को बोल दिया गया कि कल से आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और उसकी मर्जी के बिना। सो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि कल जैसे एनसीटी का जो लॉ आया है उसमें एक चीज देखने को मिली कि विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द मेंबर्स उनको कमिटीज में उसके जो रिव्यूज के लिए था उनको उसमें उनको मेंशन कर दिया गया था विदाउट देयर परमिशन। ओके, तो ऐसी जरूरत नहीं है कि मतलब बिना पूछे किसी को भी बना दिया जाए, तो उनका कंसेंट लेना जरूरी है। एंड ही शुड हैव द एक्सेप्शनल लीगल एक्सपर्टीज इन इंडिया। अब इसके बाद आती है रेस्ट्रिक्शन की बात। तो अगर कोई सीनियर एडवोकेट बन गया तो वो विदाउट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और जूनियर के अपीयर नहीं हो सकता। एंड ही शुड बी रिफ्रेंड, रिफ्रेंड लिखा है इसमें, ये याद रखिएगा, फ्रॉम ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग और एफिडेविट। रिफ्रेंड लिखा है कि बचना बचना चाहिए। ओके, एंड ही शैल नॉट accept directly from a client any brief or instruction to appear in any court, and then he cannot file any pleading by his own writing. So ये 4 restrictions हैं जिन्हें आप याद कर सकते हैं। इस तरीके के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं कि सीनियर एडवोकेट जो होता है उसकी क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट केस है, उसको समझने चाहेंगे। तो इस केस का नाम है इंदिरा जयसिंह। ओके, इंदिरा जयसिंह केस, तो ये 2018 में था। ये जो इंदिरा जयसिंह थी वो फर्स्ट सीनियर जज थी, वुमेन जज। ओके, और इनने फाइल किया था केस इन सुप्रीम कोर्ट कि एक्चुअली पिटीशन लगाया था कि ये जो प्रोसेस होती है टू अपॉइंट द सीनियर जजेस वो काफी आर्बिट्री है, ओपेक है, और इसमें एक तरीके से नेपोटिज्म भरा हुआ है। नेपोटिज्म जो काफी न्यूज में है फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। ओके, तो इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने
सीनियर एडवोकेट के लिए गाइडलाइंस जारी करी कि किस तरीके से होगा। तो इसमें क्या हुआ वर्डिक्ट में, सबसे पहली बात हुई कि परमानेंट कमेटी एक सेटअप होगी जो सीनियर एडवोकेट को अपॉइंट करेगी या फिर उनको डेजिग्नेट करेगी। ओके, एंड सेकंड वन परमानेंट सेक्रेटरीट, एक परमानेंट सेक्रेटरी होगा जो कि एप्लीकेशंस होंगे विद रिलेटेड टू द सीनियर एडवोकेट उनको कंपाइल करेगा, एंड दे शुड आल्सो डू प्रोसीजर एंड असेसमेंट। सो ये वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें बोला गया था कि परमानेंट कमेटी होगी, परमानेंट सेक्रेटरीट होगा टू कंपाइल द एप्लीकेशन एंड प्रोसीजर एंड असेसमेंट। ओके, सिंपल इतनी चीजें हमें याद रखनी है। इसके बाद आती है न्यू गाइडलाइंस। नई गाइडलाइंस क्या है, तो मिनिमम एज शुड बी 45, और जो सीनियर एडवोकेट होता है उनका जो प्रोसीजर होता है वो बहुत वेग होता है। अब अगर आप जुडिशरी के स्टूडेंट हैं तो आपको इतना डिटेल में जानना जरूरी है। अदरवाइज अगर आप सिर्फ यूपीएससी का प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस कर रहे हैं, तो आपको इतना जानना जरूरी है कि 45 एज जरूरी है। ये चीज भी जानना जरूरी नहीं है कि 5 मार्क्स फॉर द पब्लिकेशन एंड लेक्चर्स एंड 40 to 50 पॉइंट फॉर द रिपोर्टेड एंड अनरिपोर्टेड जजमेंट्स। तो उनको जजमेंट्स अपने, उनकी जो केस है, उनके जो लेक्चर्स हैं इन द कॉलेजेस, ओके, वो सब चीजें भी पेश करना पड़ता है। तो सिंपल बस जानने के लिए याद रख लीजिए 5 मार्क्स फॉर द पब्लिकेशन एंड लेक्चर्स एंड 40 to 50 पॉइंट फॉर द रिपोर्टेड एंड अनरिपोर्टेड जजमेंट्स, न्यू गाइडलाइंस में जो कहा गया है। अब ये जो चेंजेस हैं उनकी जरूरत क्यों पड़ी? So, in February 2023, the central government sought to change guidelines for the designation of senior following the Indira Jaising case. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था, अब इसमें बोला गया था कि सब जो सिस्टम है, इट इज सब्जेक्टिव, इनइफेक्टिव एंड डाइल्यूट्स द स्टीम एंड डिग्निटी ऑफ द ऑनर बीइंग कन्फर्ड ट्रेडिशनली। तो ये बोला गया था कि जो सिस्टम है, जिस तरीके से अपॉइंट किया जाता है, वो काफी वेग है, और जो ऑनर है उसको ये नलीफाई करता है और उस डिग्निटी को अफेक्ट करता है। ओके, एंड इसके साथ ये भी चीज थी कि टू रीस्टेट द रूल ऑफ द सिंपल मेजॉरिटी बाय द सेक्रेट बैलेट। तो सेक्रेट बैलेट के साथ ये चीज प्रोसीजर की जाए, इस तरीके के चेंजेस लाने के लिए ये चेंजेस को लाया गया कि ताकि जो प्रोसेस है वो एक तरीके से ट्रांसपेरेंट हो, वो वेग ना हो, उसमें नेपोटिज्म ना हो। ओके, विद द सीक्रेट बैलेट, ताकि क्या हो, फेवरेटिज्म बचे। तो अब वे आउट पे हम आते हैं। तो सिंपल आप एक सजेशन दे सकते हैं इसमें कि जो 45 की एज है वो काफी ज्यादा है, एंड स्टिल काफी चीजें सेक्रेट बैलेट जो बोला गया है, मे बी इससे दूसरे इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, और जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है इसमें वो काफी कम है, क्योंकि इंदिरा जयसिंह ने ही केस किया था फॉर द सीनियर एडवोकेट। तो हमें कुछ ऐसा रिजर्वेशन पॉलिसी लाना चाहिए फॉर द वुमेन एडवोकेट्स, ओके, टू बी डेजिग्नेट एज द सीनियर एडवोकेट। तो इस तरीके से हम अपना वे आउट दे सकते हैं कि 45 की एज जो है वो काफी ज्यादा है और इसको कम किया जाना चाहिए। अब एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम मेंस का देख सकते हैं, दैट हायरार्की इन advocates was an arbitrary process until 2017. Answer the statement in the context of recent changes brought by the Supreme Court in appointment of the senior advocates. तो जितनी हमने चीजें पढ़ी, चाहे वो स्टार्ट होती है न्यूज से, देन डेफिनेशन से, देन लीगल प्रोविजन से, इससे रिलेटेड केस लॉ से, चेंजेस से, गाइडलाइंस, और फाइनली जो हमने वे आउट लिखा था, ये सारी चीजें हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जैसे कि बोला गया है कि हायरार्की इन एडवोकेट्स वाज एन आर्बिट्रेरी प्रोसेस अंटिल 2017। तो इंदिरा जयसिंह का जो केस है उससे हम स्टार्ट कर सकते हैं कि इंदिरा जयसिंह का जो केस था, उन्हें बनाया गया सीनियर एडवोकेट, उनने केस किया कि ये जो प्रोसेस है इट इज ओपेक, आर्बिट्री एंड फ्रॉड विद द नेपोटिज्म। इसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी कि ये चेंजेस होने चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हम इस आंसर को लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आप लिखिए और देखिए कि और आप क्या इसमें ऐड कर सकते हैं, और बाकी इतनी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड जरूरी थी कि जितनी जरूरी थी हम लोगों ने उतना डिस्कशन किया है। न्यूज, डेफिनेशन, लीगल प्रोविजन, केस चेंजेस, गाइडलाइंस, कंक्लूजन, एक पेज में सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कशन कर ली, और ये मेंस में मेरे काम आ सकता है। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर में हम यही डिस्कशन को रोकते हैं, फिर से अगली बार मिलेंगे इसी तरीके से कोई कॉन्सेप्ट टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।